दोस्तों, आपने कहानियाँ तो बहुत सारी सुनी होगी, बहुत सारी घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज की जो ये मैं कहानी सुना रहा हूँ वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। ये कहानी है वेस्ट बंगाल के कोलकाता की। अगस्त का महीना था और साल था 2019। कोलकाता में रहने वाले एक लड़के के पास एक अजनबी का फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कहता है, क्या तुम्हारी बहन का नाम पिंकी है? लड़का आश्चर्य होकर बोलता है, हाँ, लेकिन तुम कौन हो और मेरी बहन को कैसे जानते हो? फ़ोन करने वाला कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से अभी भी मिल के आ रहा हूँ। वो दिल्ली के जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में बंद है, कैद है। इतना कह के वो फ़ोन करने वाला फ़ोन काट देता है। लड़का हक्का बक्का भागता हुआ अपने घर पर जाता है और अपने माँ बाप को बताता है कि मेरी बहन दिल्ली में एक जीबी रोड के कोठा नंबर 68 में बंद है, मुझे अभी भी फ़ोन आया। किस तरह से ये लड़का अपनी बहन तक पहुंचता है और किस तरह से अपनी बहन को निकालता है, आज की इस वीडियो में इसी कहानी को हम सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। ये मामला एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, ये देह व्यापार का और मानव तस्करी का है। दरअसल कोलकाता में एक पिंकी नाम की लड़की रहती थी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसकी एक सहेली थी। उसकी सहेली ने एक दिन बताया पिंकी को कि मुझे एक दिल्ली से बहुत अच्छी नौकरी का ऑफ़र आया है जिसकी सैलरी स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घर वाले मुझे दिल्ली जाने के लिए हाँ नहीं कह रहे, जाने नहीं दे रहे। तो पिंकी कहती है, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं जाने दे रहे हैं तो ये मौका मुझे दे दो, मैं दिल्ली जाऊंगी और मैं ये जॉब करूंगी। सहेली कहती है, कोई बात नहीं, तुम जाके ट्राई कर लो। पिंकी दिल्ली जाती है। उसकी सहेली ने जो एड्रेस बताया था उसी एड्रेस पे पहुंचती है, ऑफिस में पहुंचती है। ऑफिस में जाने के बाद में अपने इंटरव्यू का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर में एक व्यक्ति आता है और पिंकी से चाय के लिए पूछता है कि मैडम आप चाय लेंगी या कॉफ़ी लेंगी? पिंकी ने कहा कि आप मुझे 1 कप चाय ला दो। वो व्यक्ति थोड़ी देर में आता है और 1 कप चाय लेके आता है। पिंकी चाय पीती है। थोड़ी देर बाद ही पिंकी बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद में पिंकी को कुछ पता नहीं कि वो उसको कौन कहाँ ले गया, उसके साथ क्या हुआ। जब पिंकी को होश आता है तो वो अपने आप को एक बंद कमरे में, एक छोटे से कमरे में अपने आप को बंद पाती है। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, वो पूरी तरह से निर्वस्त्र पड़ी है और उसी के पास में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी बिल्कुल निर्वस्त्र बैठा है और उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। पिंकी के शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो अपना बचाव कर सके, वो चिल्ला सके, वो कुछ कह सके। वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसके शरीर से खेलता रहा, उसको जो करना था वो करके चला गया। इसके बाद तो मानो उसके यहाँ लाइन सी लग गई। उसने 1 2 3 4 10 15 तक गिनती की, लेकिन इसके बाद तो उसने गिनती ही छोड़ दी कि कितने कस्टमर आए और अपनी हवस मिटा के चले गए। पिंकी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है और मुझे किन लोगों ने यहाँ ला के कैद कर दिया है। पिंकी जब यही सोच रही थी तो रोने लगी। रोने के बाद में फिर वो चिल्लाने लगी। थोड़ी देर में कोठे की मालकिन अंदर आई और पिंकी को डराया, धमकाया और कहा कि तुमको यहीं पे रहना है और यही काम करना है। अगर तुमने ज़रा सी भी होशियारी की तो तुमको जान से मार देंगे। बेचारी पिंकी क्या करती, वो अब चुंगल में फंस चुकी थी। फिर क्या था, यही सिलसिला रोज़ का चालू हो गया। रोज़ उसके पास दर्जनों, कई दर्जनों कस्टमर आते और अपनी शारीरिक इच्छा पूरी करके चले जाते हैं। दिन हफ्तों में बीते, हफ्ते महीनों में बीते, ऐसे करते करते 2 से ढाई महीने हो चुके थे। एक दिन एक कस्टमर आया। पिंकी को लगा कि शायद ये बंगाल का रहने वाला है। उसकी इस तरह की भाषा थी कि उसकी भाषा से पता लग गया कि शायद ये बंगाली है। पिंकी ने उससे बात की और उसके साथ रिश्ते बनाए। इसके बाद में जब वो बंदा जाने लग गया तो पिंकी ने उसके सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई और कहा कि तुम मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ पर जबरन बंधक बना के रखा गया है, मैं ये काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही हूँ, तुम मेरी मदद करो, मेरे भाई तक एक मैसेज भेज दो और बता दो कि तुम्हारी बहन यहाँ पे फंसी हुई है। वो कस्टमर, उसको दया आई और वो बाहर निकला और उसने पिंकी के भाई को फ़ोन किया और बताया कि तुम्हारी बहन इस जगह पे इस तरह से फंसी हुई है। इसके बाद में भाई को जब ये बात पता चली तो उसने अपने माता पिता से बात की और दिल्ली जाने का फ़ैसला किया। वो दिल्ली आ जाता है। दिल्ली में ढूंढते ढूंढते वो कमला मार्केट की जीबी रोड कोठा नंबर 68 पे पहुंचता है। वो सोचता है कि मैं किस तरह से जाऊं, किस तरह से अपनी बहन को बचाऊं। तभी उसको एक
बात समझ में आती है कि क्यों ना मैं यहाँ पे कस्टमर बन के जाऊँ, शायद इससे मैं अपनी बहन को पहचान पाऊँगा, देख पाऊँगा कि वो यहाँ पे है या नहीं है। वो एक कस्टमर बन के जाता है और एक लड़की की डिमांड करता है। वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ दिखाई जाती हैं इसको, लेकिन ये सभी को मना कर देता है, कहता है मुझे एक फ्रेश और अच्छी लड़की चाहिए। बाद में कोठे वालों ने पिंकी को भी दिखाया। जैसे ही पिंकी को भाई ने देखा, तुरंत पिंकी के भाई ने हाँ कर दी। उसने कहा मुझे यही लड़की चाहिए। फिर क्या था, दोनों कमरे में चले गए। कमरे में जाके दोनों ने आपस में बात की। पिंकी ने बताया कि मुझे इस तरह से धोखे से यहाँ फंसाया गया है, मैं इतने महीनों से इधर हूँ और मेरे साथ रोज़ इस तरह का अत्याचार होता है। पिंकी के भाई कहता है अब बताओ मैं क्या करूं, इधर से निकलने का तो मुझे कोई चांस दिख नहीं रहा। अगर हम लोग कुछ करते हैं इधर तो हो सकता है हमारी जान भी खतरे में आ जाए। तो पिंकी ने थोड़ी देर बाद सोचने के बाद कहा कि अगर तुम दिल्ली की महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, अगर उनसे संपर्क करो तो हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर सके। लड़का थोड़ी देर में बाहर निकलता है और दिल्ली में पूछते पूछते वो दिल्ली की महिला आयोग के ऑफिस पहुंच जाता है। वहाँ पे जब जाके वो देखता है तो महिला आयोग की एक सदस्य थी किरण नेगी, जिनसे इस लड़के ने बात करके अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि मैं अभी अपनी बहन से मिल के आ रहा हूँ, वो वहाँ पे फंसी हुई है, आप हमारी मदद करें। जो महिला आयोग की सदस्य थी किरण नेगी, उसने कहा कि मैं अपनी अध्यक्ष जो स्वाति मालीवाल जी है उनसे बात करूँगी, अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो तुम्हारी मदद ज़रूर होगी। थोड़ी देर में किरण नेगी ने जाके अपनी अध्यक्ष से बात की और कहा कि एक लड़का आया है और उसने अपनी कहानी ऐसे ऐसे सुनाई है। उसने कहा है कि मैं अपनी बहन से मिलके आ रहा हूँ, मेरी बहन कोठा नंबर 68 में बंद है, उसको वहाँ पे जबरन कैद करके रखा गया है। स्वाति मालीवाल को भी लगा कि हाँ इस लड़के की मदद करनी चाहिए, इसकी बातों में दम है, अगर ये मिल के आया है तो लड़का ज़रूर सच बोल रहा है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा को फ़ोन किया और पूरी जानकारी दी इस घटना के बारे में। बताया कि एक लड़का है वो अपनी बहन से मिलके आ रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मनदीप सिंह रंधावा ने जब पूरी बात सुनी तो उन्होंने भी मदद का आश्वासन दिया, भरोसा दिया और कहा कि मैं पुलिस की एक टीम बनाता हूँ और वहाँ पे हम रेड डालेंगे और उसकी बहन को छुड़ाएंगे। फिर क्या था, पुलिस की एक टीम बनाई गई डीसीपी के द्वारा और यहाँ पे महिला आयोग में भी एक टीम बनाई गई, स्वयं स्वाति मालीवाल जी भी गई साथ में। जो पिंकी का भाई था उसको कहा कि तुम जाओ और जाके कोठा में अपनी बहन के साथ उसी कमरे में रुकना, जब तक हम रेड ना करें तब तक तुमको बाहर नहीं निकलना है। लड़का चला जाता है, फिर से उस कोठे में अपनी बहन के साथ बंद हो जाता है। इसके बाद में रेड पड़ती है पुलिस की भी टीम होती है और महिला आयोग की भी टीम होती है। दोनों टीम संयुक्त रूप से वहाँ पर रेड करती है। वहाँ पे जब कोठे के अंदर के कमरों के दरवाजे खुलवाए जाते हैं तो वहाँ पे कई लड़कियाँ निकलती हैं, कई जोड़े निकलते हैं। एक कमरे में पिंकी और उसका भाई भी निकलता है। इन दोनों को पुलिस ने वहाँ से रिहा करवा लिया। पिछले 2-2.5 महीने से नर्क की ज़िंदगी जी रही पिंकी अब आज़ाद हो चुकी थी। पिंकी ने बताया कि यहाँ मुझे किस तरह से लाया गया है और मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने मेरे साथ कितना घिनौना कृत्य किया है। पुलिस की टीम और महिला आयोग के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो सब जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है और लड़कियों को कैसे मानव तस्करी करके यहाँ पे लाके देह व्यापार के धंधे में उतारा जाता है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उस कोठे की मालकिन को, उसकी मैनेजर, असिस्टेंट और भी 1-2 लोगों को गिरफ्तार किया और वहाँ से पिंकी और उसके भाई को छुड़ाया। जब इस बात की पता मीडिया में चली तो दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष और उसकी सदस्य किरण नेगी की जमकर तारीफ हुई, साथ में डीसीपी मनदीप सिंह रंधावा की भी जम के तारीफ हुई। पिंकी और उसका भाई अब दिल्ली से अपने शहर कोलकाता वापस आ चुके थे। पुलिस ने एक रेड वहाँ भी की जिस ऑफिस में पिंकी को बुलाया गया था और जिसमें नशा था, जिसके बाद पिंकी बेहोश हो गई थी। वहाँ भी रेड की और वहाँ से भी आरोपियों को उठा के जेल भेजा। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अगर कोई अजनबी पैसों का लालच देता है तो उस पर आंख बंद करके विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पर नई जगह या पहली बार आप किसी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो अपने एक घर के सदस्य को ज़रूर साथ में लेके जाएं ताकि किसी भी दुर्घटना होने से बच सके, अन्यथा इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को बदनाम करना या परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। इसीलिए हमने इस सच्ची कहानी के किरदार है जो उनके नाम काल्पनिक रखे हैं, उनका असली नाम हमने नहीं बताया है। अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ जानकारी मिली हो तो हमारे इस चैनल कहानी जनता की को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।